वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी किस चीज के बारे में, ऊर्जा जो संवेग है, ऊर्जा संवेग समीकरण E स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4। और इस पर कंडीशन हम निकाल रहे थे कि एक बार वास्तविक द्रव्यमान हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो और जीरो हो, तीन कंडीशन कर ली थी। उसके बाद हेडिंग डालिए 4D फोर्स चतुर्विम बल। हेडिंग डालें चतुर्विम बल। हमने चतुर्विम सदिश के बारे में पढ़ लिया था। किसके बारे में? चतुर्विम सदिश के बारे में, यानी एक्स म्यू। फिर एक्स म्यू का हमने टी के रेस्पेक्ट में अवकलन किया, जिसको हम लिख रहे थे यू म्यू चतुर्विम वेग। फिर चतुर्विम वेग का हमने एम नॉट के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ रहा था चतुर्विम संवेग। और चतुर्विम संवेग आ गया। संवेग में परिवर्तन की दर कितनी होती है? dp अपॉन dt इक्वल टू कितना होता है? फोर्स होता है। तो चतुर्विम बल कितना हो जाएगा? उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, चतुर्विम बल है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे f म्यू से, और वो कितना हो जाएगा? चतुर्विम संवेग अपॉन चतुर्विम का समय। और चतुर्विम में समय को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टॉ से। ठीक है, क्योंकि डी टॉ इक्वल टू कितना होता है? dt अपॉन गामा यू। इक्वेशन 1 इसको डाल दिया तो एफ म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? डी पी म्यू अपॉन डी टी। और यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास? गामा यू। गामा यू है, ये म्यू है, ये ध्यान रखना। गामा यू क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहां पर जो वेग है हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे किससे? 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यदि v से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम नॉर्मली क्या लिख देते हैं? गामा लिख देते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसको वेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? u से, तो उसके संगत हम उसको नोटेशन दे देते हैं गामा u। नॉर्मली गामा भी दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा कि जहां पर हम गामा ले रहे हैं तो वहां पर अंडरस्टूड होगा कि हम वहां पर वेग को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्मॉल v से। और यहां पर हम वेग को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्मॉल u से। ठीक है, तो f म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? गामा u dp म्यू अपॉन dt। इस तरह से हो जाएगा। अब चतुर्विम बल है, इक्वेशन नंबर इसको डाल दिया हमने 2। चतुर्विम बल का प्रथम घटक अगर हम निकालते हैं, चतुर्विम बल का अगर हम यहां से प्रथम घटक, पहले इधर देख लो, पूरा फोकस इधर कर लो, फिर लिख लेना इकट्ठा। चतुर्विम बल का प्रथम जो घटक है उसको निकालेंगे तो F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? गामा यू dp1 अपॉन dt। ये हो जाएगा F1 इक्वल टू गामा यू dp1 कितना आया था? dpx px के बराबर था। p1 है स्मॉल px के बराबर था, या ऐसे लिख सकते हो, चूंकि p म्यू है वो कितने के बराबर था? p1 p2 कैपिटल है, ये p3 p4, और इनकी वैल्यू कितनी थी? px स्मॉल px स्मॉल py स्मॉल pz, और यहां पर था आयोटा e बाई सी। तो हम कह रहे थे कहीं पर भी अगर चतुर्विम संवेग संरक्षित है तो इट मींस क्या है कि वहां पर संवेग भी संरक्षित है और वहां पर कुल ऊर्जा भी संरक्षित है। तो चतुर्विम संवेग संरक्षण से मतलब संवेग और ऊर्जा दोनों का एक साथ संरक्षण से है। ठीक है, तो dpx अपॉन dt और संवेग में परिवर्तन की दर, ये त्रिविम में हो गया या अनापेक्ष की गतियों के लिए हो गया, तो इसको गामा u और इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया fx। स्मॉल से कर सकते हो, कैपिटल से कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गामा u fx, इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड है चतुर्विम बल का द्वितीय घटक, उसको देखते हैं। इक्वेशन नंबर इस पर डाल दिया 3। चतुर्विम बल का द्वितीय घटक, चतुर्विम बल का द्वितीय घटक वो कितना हो जाएगा? F2 इक्वल टू गामा यू dp2 अपॉन dt। इस तरह से हो जाएगा। और गामा यू dp2 कितना हो जाएगा? dp बाई अपॉन dt। और इसको हम कितना लिख देंगे? गामा यू dp बाई अपॉन dt को हम लिख देंगे f बाई। तो F2 जो कंपोनेंट आ गया उसका, चतुर्विम का द्वितीय घटक आ गया, वो ये आ गया गामा यू f बाई। इक्वेशन नंबर इसको डाल दिया हमने 4। ठीक है, यहां तक कि कंप्लीट। इसी प्रकार से हम यदि निकालते हैं इसका तृतीय घटक, थर्ड कंपोनेंट निकालते हैं, तो F3 इक्वल टू किस तरह से लिखेंगे? गामा यू dp3 अपॉन dt। इस तरह से गामा यू d p बाई अपॉन में कितना हो जाएगा? dt। और इसको हम कितना लिख देंगे? गामा यू f
dp3z होगा नहीं, pz, और ये हो जाएगा fz। इक्वेशन नंबर 5 इस तरह से हो जाएगा। और यदि हमें इसका फोर्थ कंपोनेंट निकालना है, चतुर्थ घटक निकालना है, तो चतुर्थ घटक के लिए क्या करेंगे, F4 इक्वल टू म्यू के स्थान पर कितना लिख देंगे, जहां म्यू की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, ये 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से होती है। तो फोर्थ कंपोनेंट के लिए गामा यू dp4 अपॉन dt, और गामा यू इसको लिख दिया हमने dp4 अपॉन dt, तो d अपॉन डी टॉ सॉरी dt, और p4 की वैल्यू कितनी थी, आयोटा e बाई सी, आयोटा e बाई सी, ये रही आयोटा e बाई सी, इसको डाल दिया। आयोटा अपॉन सी कांस्टेंट है, तो गामा यू आयोटा बाई सी कांस्टेंट है, और डी बाई डी टी, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा ये। तो ये फोर्थ कंपोनेंट आ गया। इक्वेशन नंबर 6, तो चतुर्विम बल हेडिंग डालो, उसमें लिखें चतुर्विम बल हेडिंग डालकर उसमें लिखो चतुर्विम संवेग p म्यू में, चतुर्विम संवेग p म्यू में समय टॉ के सापेक्ष चतुर्विम संवेग p म्यू में समय टॉ के सापेक्ष परिवर्तन की दर, समय टॉ के सापेक्ष परिवर्तन की दर समय टॉ के सापेक्ष परिवर्तन की दर चतुर्विम बल कहलाती है। अतः चतुर्विम बल न्यूटन का नियम है, द्वितीय नियम, उससे लिखा है संवेग में परिवर्तन की दर बल होती है, उसी से चतुर्विम में लिख दिया है हमने। अतः चतुर्विम बल एफ म्यू इक्वल टू डीपी म्यू अपॉन डी टॉ, और पूरा लिख दो यहां से इक्वेशन नंबर 6 तक। जिस तरह से हमने चतुर्विम सदिश के कंपोनेंट निकाले थे चारों, फिर वेग के निकाले थे, और वो याद भी रहने चाहिए, फिर संवेग के निकाले थे, उसके बाद बल के निकाले हैं, ठीक है। तो इससे आगे देखें F4, तो चारों घटक हो गए। अतः चतुर्विम बल को हम इस तरह से लिख सकते हैं, अतः चतुर्विम बल इस तरह से कि F म्यू इक्वल टू उसके कंपोनेंट F1 F2
F3 F4 इस तरह से लिख दिया। F1 कितने के बराबर है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तीन घटक हैं उनको तो हमने लिख दिया F वेक्टर, कैपिटल F वेक्टर, और फोर्थ कंपोनेंट को इस तरह से लिख दिया क्योंकि तीन कंपोनेंट ही आ सकते हैं। जैसे कि आप लिखते हो R वेक्टर इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस z के कैप, तो x y z क्या है, तीन कंपोनेंट है, x दिशा में, y दिशा में और z दिशा में, तो 1 2 3 इसके कंपोनेंट हैं तीनों दिशाओं में, ये x में, ये y में और ये z में, इस तरह से होगा। और F4 कंपोनेंट को हम वेक्टर में नहीं लिख सकते, इसलिए इसको हमने अलग से लिख दिया। और वैसे भी फोर्थ कंपोनेंट जो होता है वो कैसा होता है, इमेजिनरी होता है, बताया था पहले। तो यहाँ पर इस तरह से इन चारों के वैल्यू डालेंगे, गामा यू एफ एक्स, गामा यू एफ वाई, गामा यू एफ जेड, इस तरह से। और ये कितना हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू डाल सकते हैं, F4 की भी है हमारे पास, गामा यू आई अपॉन सी डी बाई डी टी, इस तरह से डाल सकते हैं। इन तीनों कंपोनेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, गामा यू और एफ स्मॉल वेक्टर, क्योंकि इसमें एफ एक्स एफ वाई एफ जेड आ गए और इस वाले वेक्टर में ये आ गया, ठीक है। गामा यू आई अपॉन सी डी बाई डी टी, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर गामा यू एफ वेक्टर की इससे कंपेयर करें तो गामा यू एफ वेक्टर कितने के बराबर होगा, कैपिटल एफ वेक्टर के, इस तरह से लिख दो इसको। इस तरह से चलेगा ये। गामा यू स्मॉल एफ वेक्टर कितने के बराबर हो जाएगा, कैपिटल एफ वेक्टर, जहां स्मॉल एफ वेक्टर तो अनापेक्ष की गतियों के लिए क्या है, बल है, जो कि कितने के बराबर होगा, एफ एक्स एफ बाई एफ जेड के लिए। और आपेक्ष की गतियों के लिए चाहिए तो कैपिटल एफ वेक्टर कैसे निकलेगा, उसमें गामा यू का हमें मल्टीप्लाई कर देना होगा। और कौन सी स्थिति में एफ कैपिटल एफ वेक्टर स्मॉल एफ वेक्टर के बराबर होगा, बताओ। गामा यू की वैल्यू डालेंगे यहाँ पे 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और स्मॉल एफ वेक्टर जब u इज वेरी वेरी लेस देन है c के, तो उस स्थिति में अनापेक्ष की गतियों में कैपिटल एफ वेक्टर ही किसका काम करेगा, स्मॉल एफ वेक्टर का, ठीक है। दो गतियां पढ़ रहे हैं हम, अनापेक्ष की गति और आपेक्षीय गति। आपेक्ष की गति में v टेंड्स टू c होता है, जबकि अनापेक्ष की गतियों के लिए v इज वेरी वेरी लेस देन c होता है, ठीक है। न्यूटन की गति की जब समीकरण आप पढ़ते थे तो वहां पर आप समीकरण को पढ़ते थे F इक्वल टू एम ए, गति की समीकरण कहलाती थी ये F इक्वल टू एम ए, या इस तरह से भी लिख सकते थे आप इसको m इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये वहां पर गति की समीकरण कहलाती थी, क्या कहलाती थी वहां पर, ये गति की समीकरण कहलाती थी अनापेक्ष की गतियों के लिए। कौन सी गतियां पढ़ते थे वहां पर न्यूटन के लिए, v इज वेरी वेरी लेस देन वाली, लेस देन c वाली कंडीशन, यानी कि अनापेक्ष की गति पढ़ते थे। अब यहां पर हम पढ़ेंगे आपेक्ष की गति। तो ये कंप्लीट लिखो पहले इसको, इसके बाद हेडिंग डालना, हेडिंग है नेक्स्ट मिन्कोवस्की आपेक्षीय गति की समीकरण। मिन्कोवस्की आपेक्षिक गति की समीकरण, वो समीकरण थी न्यूटन की F इक्वल टू एम ए, तो उससे रिलेटेड ही हमें यहाँ पर भी समीकरण निकालनी है, लेकिन कौन सी गतियों के लिए, आपेक्ष की गतियों के लिए, रिलेटिविस्टिक मोशन यानी कि v टेंड्स टू c के लिए हमें यहाँ पर गति की समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, ठीक है। तो हमने एक बार इन कंपोनेंट को रिवाइज करते हैं कि किसके क्या कंपोनेंट आए थे। तो देखिए एक्स म्यू जो चतुर्भुज सदिश था, उसके जो कंपोनेंट आए थे हमारे पास x बाई जेड आयोटा सी टी, ये आए थे। फिर इसके बाद हमने चतुर्भुज वेग को पढ़ा था, इसके जो घटक आए थे गामा यू यू एक्स, गामा यू यू बाई, गामा यू यू जेड और आयोटा सी गामा यू, इस तरह से आए थे, ठीक है। इसके बाद हमने वेग में वेग का द्रव्यमान के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था, तो चतुर्भुज संवेग आया था। इसके जो कंपोनेंट आए थे हमारे पास पी एक्स, पी वाई, पी जेड, आयोटा, ई बाई सी, ये आ गए थे। याद रहने चाहिए ये, क्योंकि जो आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें सीधे पूछे जा सकते हैं कंपोनेंट। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चतुर्भुज संवेग का फोर्थ कंपोनेंट क्या होगा, तो आयोटा ई बाई सी सीधा कंपोनेंट आ सकता है। इसके बाद चतुर्भुज बल है, चतुर्भुज बल के जो कंपोनेंट आ रहे थे, कितना आ रहे थे, गामा यू एफ एक्स, गामा यू एफ वाई, गामा यू एफ जेड, इस तरह से।
और यहाँ पर आ रहा था गामा यू आयोटा अपॉन सी डीई बाई डी टी। अगर ये याद नहीं है तो क्या करना है, इसका टी के रेस्पेक्ट में क्या कर देना है, डेरिवेटिव डी टॉ के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और डी टॉ की जगह पर हम गामा यू रखेंगे और डी टी रखेंगे, तो इस तरह से आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये चारों के चारों आपको याद रहने चाहिए। इसके बाद मिनकोव की आपेक्षिक गति की समीकरण, पूरा फोकस इधर करो, क्योंकि हमने अभी निकाला था चतुर्विम बल, क्योंकि जो चतुर्विम बल है लिखना नहीं है अभी, एफ म्यू इक्वल टू कितना आया था हमारे पास, डीपी म्यू अपॉन डी टॉ, डीपी म्यू अपॉन डी टॉ। इक्वेशन नंबर हमने इसको डाल दिया 1, क्योंकि डी टॉ इक्वल टू कितना था हमारे पास, dt अपॉन गामा यू। तो यहाँ पर एफ म्यू इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, इसमें वैल्यू डालेंगे तो गामा यू डीपी म्यू अपॉन dt। इक्वेशन नंबर इसको डाल दिया हमने 2। अब यहाँ पर पी म्यू हमारे पास कितना था, क्योंकि पी म्यू इक्वल टू था हमारे पास एम नॉट यू म्यू। संवेग इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग, तो चतुर्विम संवेग इक्वल टू द्रव्यमान, और कौन सा द्रव्यमान आएगा, ये विराम द्रव्यमान इंटू यू म्यू। यू म्यू से मतलब चतुर्विम वेग, और चतुर्विम वेग कितने के बराबर था, dx म्यू अपॉन डी टॉ, ये था। और इसको भी हम उसके फॉर्म में लिखेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो dx म्यू अपॉन में कितना हो जाएगा dt, और यहाँ पर आ जाएगा गामा u। इस तरह से गामा u और म्यू में अंतर बनाकर चलना, गामा वाले में ही u आ रहा है और सभी जगह म्यू है। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर, इसको हमने डाल दिया 3rd। इक्वेशन 3rd से हम वैल्यू डालते हैं p म्यू की, किसमें, p म्यू की जो वैल्यू है इक्वेशन 2 में डालेंगे। समीकरण 3 से 2 में मान रखने पर, समीकरण 3 से अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं कौन सी में, इक्वेशन 2 में, तो यहां से एफ म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, एफ म्यू इक्वल टू गामा यू डी अपॉन डी टी, इस तरह से। और अंदर इसमें वैल्यू आएगी पी म्यू की, कितनी आ जाएगी, एम नॉट गामा यू, और कितनी है डी एक्स म्यू अपॉन डी टी, ये हो जाएगी हमारे पास इसकी वैल्यू। तो एफ म्यू जो एक्स म्यू की टर्म में आया है, इसको हमने इक्वेशन बोल दिया, इक्वेशन नंबर 4। कितना बोल दिया, इक्वेशन नंबर 4। तो एफ इक्वल टू एम में होती थी, वो तो अनापेक्षिक गतियों के लिए समीकरण कहलाती थी, और एफ म्यू वाली जो ये समीकरण आई है वो कौन सी कराएगी, मिनकोव की आपेक्षिक गति की समीकरण। अगर इस समीकरण से हमें घटक निकालने हैं, कंपोनेंट्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं, कंपोनेंट्स, तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट कितना हो जाएगा, F1 इक्वल टू, F1 निकाल सकते हो यहां से गामा यू डी अपॉन डी टी, ठीक है, एम नॉट गामा यू डी एक्स वन अपॉन डी टी, डी एक्स वन अपॉन डी टी, इस तरह से। तो कितना हो जाएगा गामा यू डी अपॉन डी टी, एम नॉट गामा यू, और यहां पर कितना हो जाएगा ये डी एक्स अपॉन डी टी, कितना dx अपॉन dt। तो फर्स्ट कंपोनेंट कितना आ जाएगा, इसी तरीके से इसका सेकंड कंपोनेंट अगर हमें निकालना है f2, तो वो कितना आ जाएगा बता सकते हो, गामा u d अपॉन dt, एम नॉट गामा u dy अपॉन dt, dy अपॉन dt। इसी तरह से थर्ड कंपोनेंट इसका कितना आ जाएगा, गामा u d अपॉन dt, एम नॉट गामा u और dz अपॉन dt। इस तरह से थर्ड कंपोनेंट आ जाएगा। और फोर्थ कंपोनेंट कितना आ जाएगा, कैसे लिखेंगे, x2 की वैल्यू y के बराबर थी और x3 की वैल्यू z के बराबर थी, 3 रख रहे हैं। और f4 कंपोनेंट कितने के बराबर आ जाएगा, गामा u d अपॉन dt, यहाँ पर m नॉट गामा u, और ये कितना हो जाएगा dx4 अपॉन dt, dx4 अपॉन dt, और इसमें गामा u d अपॉन dt कितनी वैल्यू रखेंगे, m नॉट गामा u, और इसकी वैल्यू x4 की कितनी थी, आयोटा ct, तो d आयोटा ct अपॉन dt, ठीक है, ये हो जाएगी वैल्यू इसकी। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं आगे कितना आएगा बता सकते हो, f4 कंपोनेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, तो m नॉट गामा u कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, गामा u का स्क्वायर m नॉट d अपॉन dt, और आयोटा सी भी उसमें से बाहर निकल जाएगा, तो आयोटा सी और dt अपॉन dt 1 हो जाएगा। और आयोटा सी कांस्टेंट है, वो किस पर आरोपित होंगे, इस पर, मतलब कांस्टेंट संख्या है, इस पर आरोपित होंगे d अपॉन dt पर,
और ये कितना हो जाएगा फिर 0। तो F4 कंपोनेंट कितने के बराबर आया, जीरो के बराबर आया। तो पहले इसमें यहां तक लिखें, उससे रिलेटेड एक और चीज देखेंगे आगे, पूरा नहीं हुआ है तो देख लिखें यहां तक। चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्विम बल और इक्वेशन नंबर 4 तक लिख दो, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 के बाद लिखना, उपरोक्त समीकरण मिन्कोवस्की आपेक्षिक गति की समीकरण कहलाती है। उपरोक्त समीकरण मिन्कोवस्की आपेक्षीय गति की समीकरण कहलाती है। इस गति की समीकरण के घटकों को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। इस गति की समीकरण के घटकों को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। F4 जो कंपोनेंट है वो 0 आ रहा है गति की समीकरण के लिए, लिखें यहां पर। इसके लिए जो 4 कंपोनेंट है वो 0 आ रहा है। तो इस चीज से हम एक चीज निकाल सकते हैं, F4 कितने के बराबर था, आयोटा बाई सी गामा यू डीई बाई डी। इस तरह से था F4 कंपोनेंट, वो 0 के बराबर आ रहा है। ये सभी कांस्टेंट हैं, 0 में पहुंच जाएंगे, मतलब डीई बाई डी कितना आ रहा है 0। यानी कि हम यहां से लिख सकते हैं जब डीई अपॉन डी 0 है तो E का मतलब क्या रहा कि E है जो टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है वो कैसी है, कांस्टेंट है, मतलब वो कैसी बनी हुई है, संरक्षित है, ऊर्जा का संरक्षण वहां पर लगेगा। लिखें यहां तक। मतलब उस स्थिति में E का मान क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो मिन्कोवस्की आपेक्षिक गति की मेन समीकरण तो ये कहलाती है। इससे हमने कंपोनेंट निकाले थे F1 F2 F3 और F4। F4 0 आया था, उससे हमने एक चीज निकाली कि टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, अचल रहती है, ठीक है।
फिक्स रहती है, संरक्षित रहती है, कुल ऊर्जा का मान संरक्षित रहेगा। इसमें एक चीज और देखो, इसमें हमने F1 निकाला है, तो F1 से हम F1 का मान कितने के बराबर था, गामा यू एफ एक्स इतने के बराबर था। तो इससे गामा यू एफ एक्स लगकर गामा यू से गामा यू कट जाएगा और एफ एक्स इस तरह से इससे एफ वाई और इससे एफ जेड कंपोनेंट भी हम निकाल सकते हैं अगर वो पूछे तो। स्मॉल एफ एक्स, स्मॉल एफ वाई, स्मॉल एफ जेड सभी कंपोनेंट इससे ज्ञात किए जा सकते हैं। तो ये आपका यहां तक कंप्लीट हो गया। इससे नीचे एक लाइन लिख देना, अतः स्पष्ट है कि आपेक्षिकीय गति के लिए, अतः स्पष्ट है कि आपेक्षिकीय गति के लिए कुल ऊर्जा का मान अचर रहेगा। आपेक्षिकीय गति के लिए कुल ऊर्जा का मान अचर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा मतलब। आज के लेक्चर में इतना ही, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।